हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है चहल एकेडमी की इस इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की सीरीज में, जिसमें हम वन बाय वन करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो कि इस बार की यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आज हम कवर कर रहे हैं बिग कैट से रिलेटेड एक टॉपिक, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रिलीज किया है। एक टाइम था जब इंसान भी जंगलों में रहता था और इन जो दूसरे जानवर हैं उनके साथ ये इको जो सिस्टम है उसको शेयर करता था। लेकिन धीरे धीरे इंसान का कहर इस तरह बढ़ गया क्योंकि हमारे जो ह्यूमन की जो लाइफ है उसको एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने जंगल काटना स्टार्ट कर दिया और हमारे जो एनिमल्स हैं इन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर में, फॉरेस्ट के अंदर में, वो लिमिटेड हो गए एक पर्टिकुलर एरिया में और इंसान ने अपनी अपनी जो जगह है वो धीरे धीरे एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। इंसान का है कहर जो है वो इस कदर अब फैल गया है कि जंगलों का राजा कहलाने वाला शेर भी अब एक तरीके से अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा है। इसके पीछे रीजन है ह्यूमन का इंटरफेरेंस और हमारा जो एक्सपेंशन है। आइए इस चीज को भी डिटेल में समझते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है 2023 में, ये प्रोग्राम आया है स्पेशली उन कैट्स के लिए जो जनरली बिग कैट कैटेगरी में आती हैं और जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अभी प्रोटेक्शन की, कंजर्वेशन की, और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। बात करेंगे ह्यूमन जो हमारी कैट है, वो जो स्पीशीज है पूरी, वो कौन कौन से रीजन्स में रहती हैं। जहां पे आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पे, नेपाल यूपी के बॉर्डर पे कुछ हमें दिखाई देती है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा हमें बिग कैट कैटेगरी दिखाई देती है। वहीं पे वेस्टर्न घाट्स में और कुछ पार्ट हमारा यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी और तेलंगाना में दिखाई देता है। बात करते हैं कंजर्वेशन चैलेंजेस की। ऐसी क्या जरूरत है कि हमें ये कंजर्वेशन करनी पड़ रही है? सबसे बड़ा जो मेन रीजन है इसके पीछे वो है हैबिटाट लॉस। धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, कोलोनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हम जंगल को काट रहे हैं, एग्रीकल्चर बढ़ा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है और ये जो है एनिमल्स ये खतरे में आ गए हैं। दूसरा है इलीगल जो पोचिंग होती है, वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग होती है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको अलाउ किया है गवर्नमेंट्स ने, अलग अलग कंट्रीज के गवर्नमेंट ने ट्रेड करने के लिए। लेकिन जो स्पीशीज किसी IUCN की लिस्ट में आ जाती है, यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल या फिर नियर थ्रेटेंड स्पीशीज की कैटेगरी में आती हैं, उनका ट्रेड प्रॉपरली बैन है अकॉर्डिंग टू साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स इन वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। जो हमारा कन्वेंशन है वो भी इस बात की श्योरिटी देखता है, वो देखता है कि कोई ट्रेड तो नहीं हो रहा है, वैसे कोई एनिमल का तो ट्रेड नहीं हो रहा है, चाहे वो हमारे कोट्स हो, चाहे वो वॉलेट हो, चाहे लेदर पर्स हो, चाहे लेदर के जो शूज हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स तो नहीं बनाए जा रहे हैं, उन एनिमल से तो नहीं बनाए जा रहे जो वल्नरेबल लिस्ट कैटेगरी में आते हैं। दूसरा रीजन है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ये होता रहता है। उदाहरण के तौर पे तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में हम देख रहे हैं कि एलिफेंट और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट बार बार हो रहा है, जिसमें जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो इन एलिफेंट्स को किल कर देता है अपनी क्रॉप को बचाने के लिए और अपनी लाइफ को बचाने के लिए। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है वो धीरे धीरे खतरे में है। बायोडाइवर्सिटी हमारी खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो है ह्यूमन इंटरफेरेंस और ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है और जो ह्यूमन पोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है, उसको मेन रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है। बात करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसीज की, तो सबसे पहला कंजर्वेशन पॉलिसी इस फील्ड में लेकर आए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोजेक्ट लेकर आए। दूसरा वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2017 से लेकर 2031 यानी 31 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें पूरे जो जितने भी वाइल्ड लाइफ है उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, थ्रू नेशनल पार्क्स, थ्रू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड थ्रू अदर कंजर्वेशन रिजर्व्स। प्रोटेक्टेड एरियाज को बढ़ाया जा रहा है। एक टाइम था जब प्रोटेक्टेड एरियाज लगभग 4% हुआ करते थे। अभी जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है पूरे इंडिया का लगभग 5.5% एरिया हमने प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी में ले लिया है। धीरे धीरे इसके अंदर में प्रोग्रेस भी हो रही है।
दूसरे रिलेटेड प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इंडिया ने साइन किया है, जिसमें हम कंजर्वेशन कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की, सस्टेनेबल यूज कर रहे हैं और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग हो रही है जेनेटिक रिसोर्सेज की। तो अगर किसी भी कंट्री ने कोई जेनेटिक रिसोर्सेज से कोई नई स्पीशीज डेवलप की है या उनके अंदर में कोई इंप्रूवमेंट लेकर आई है, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो दूसरी कंट्रीज के साथ भी शेयर करे। प्रोटेक्टेड एरियाज और इकोसिस्टम को बढ़ाया जा रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट्स उनको कम किया जा रहा है, उसके लिए मिटिगेशन प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके एक्सटिंक्शन को बचाने के लिए वहां पे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और इस तरह के जो रिजर्व्स हैं उनको बनाया जा रहा है। फर्दर अगर हम बात करें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ऐसा बिग अलायंस जो ये बनाया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत थी। दरअसल जो कैट है या फिर मेनली बिग कैट जो है वो एक कीस्टोन स्पीशीज की तरह काम करती है। इस स्पीशीज से उस पर्टिकुलर एरिया का इकोलॉजिकल बैलेंस होता है। अगर कहीं पे डियर की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको कम करने में हेल्प करती है और वहां पे जो पॉपुलेशन है उसको बैलेंस करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये स्पीशीज की प्रेजेंस में दूसरे जो प्रीडेटर्स होते हैं वो कम एक्टिव हो जाते हैं और कम एनिमल्स को किल करते हैं, तो ये कभी पॉपुलेशन को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। यानी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जंगलों में, हमारे फॉरेस्ट में, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है। कल्चरल सिग्निफिकेंस है डेफिनेटली अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी स्ट्रेंथ को, करेज को और रेजिलियंस को दिखाता है डेफिनेटली, इसलिए भी हमारे एनिमल्स स्पेशली बिग कैट्स को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। टूरिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं इस तरह के जो हमारे रिजर्व्स होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सफारी आपने सुना होगा, नेशनल पार्क सफारी सुना होगा, बायोस्फीयर रिजर्व सफारी आपने सुना होगा, जिससे टूरिज्म भी सपोर्ट होता है और उस पर्टिकुलर कंट्री एक तरीके से फेमस होती है उस पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए, तो ये भी इकोनॉमिकली ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो ये 2019 में इसको गवर्नमेंट ने पहली बार इसके बारे में मेंशन किया था। स्पेशली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पहली बार 2019 में इसको मेंशन किया था, जिसको फाइनलाइज कर दिया गया 2023 के अंदर में। 5 साल के लिए 150 करोड़ भी अलॉटमेंट हो चुका है ऑलरेडी। 2023 से लेकर 2028 तक के टाइम पीरियड में ये 150 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बिग कैट्स। इंडिया इसमें एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, यानी इन जानवरों को बचाने का जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो यहाँ पे इंडिया है। प्लस में हमारे जैसी जो दूसरी कंट्रीज है जहां पे बिग कैट एग्जिस्ट करती हैं, उन सभी कैट जो कंट्रीज हैं उन सबको एक साथ मिला के एक ग्रुप बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसके अंदर में हमारी जो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कुछ अमेरिकन कंट्रीज भी होंगी और ज्यादातर एशियन कंट्रीज इसके अंदर में इंक्लूडेड है। बिग कैट कैटेगरी में अगर देखें तो कौन कौन सी स्पीशीज आती हैं, टाइगर इसमें आता है, लायन, लिपर्ड, स्नो लिपर्ड, प्यूमा आता है, जैगुआर आता है और चीता, जिसमें से इंडिया में जो 5 कैटेगरीज हमें मिलती है, मेनली टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लिपर्ड और चीता मेनली इंडिया में मिलता है। बाकी जो दूसरी जो स्पीशीज है जैगुआर और ये सब दूसरे कंट्रीज में मिलती हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की अगर हम बात करें तो ये मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोalition है 96 बिग कैट कंट्रीज का, जहां पे बिग कैट मिलती है। लेकिन अभी धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट हो रही है। इसमें अभी सारे मेंबर्स इसमें रेटिफाई इन्होंने नहीं किया है, अभी सिर्फ 4 कंट्री ने इसको रेटिफाई किया है। धीरे धीरे करके इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसमें टोटल 96 जो इसके मेंबर्स हैं वो इनको रेटिफाई कर देंगे और अपनी कंट्री के अंदर में कोई रूल एंड रेगुलेशन बना लेंगे। International Big Cat Alliance recognizes the importance of the integrating biodiversity policies with sustainable development goal। इसको डायरेक्टली जो हमारे 17 सस्टेनेबल गोल हैं, डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके साथ रिलेट भी किया जा रहा है और उनको अचीव करना हमारे लिए एक तरीके से हॉलिस्टिकली अचीव करना हमारा एक कर्तव्य है, हमारा ये फर्ज है। इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है ये बिल्कुल उसी लाइन पे बना है जिसपे हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है। इसका भी हेडक्वार्टर इंडिया में है और हेडक्वार्टर इंडिया में, कंट्रोल इंडिया से होगा। और जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस आया था बिल्कुल वैसे ही इसकी मीटिंग होगी, इंटरनेशनल स्टीयरिंग कमिटीज बैठेंगी और इसके अंदर में इंटरिम हेड बनाया गया है जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस सेक्रेटेरिएट है। जब तक एक्चुअली में जो बड़ा सा जो हमारा प्रॉपर डिपार्टमेंट नहीं बनता
इंटरिम बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में रहेगा। ये डायरेक्टली जो मिनिस्ट्रियल लेवल पे चेयर किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा, और जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं इससे रिलेटेड, वो इसको एक तरीके से चेयर करेंगे। यहां पे हम वेलबींग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कम्युनिटीज रिलायंस ऑन द इकोसिस्टम, यानी सिर्फ हमारा बिग कैट पे फोकस नहीं रहेगा, बिग कैट के साथ साथ दूसरे एनिमल पे भी फोकस रहेगा, बट मेनली इसमें हम बिग कैट के ऊपर फोकस करेंगे। इसके साथ में जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो भी हमारा प्रोटेक्ट होता है। इट वुड इंस्टिल कॉपरेशन अमंग कंट्रीज टू म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड इमेंसली कंट्रीब्यूट इन फर्दरिंग लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन एजेंडा। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज भी हमारे साथ मिलकर बिग कैट को बचाने में एक तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगी। बात करते हैं कि अभी फिलहाल के लिए इंडिया इसमें मेंबर है, निकारागुआ, एस्वाटिनी और सोमालिया, ये फिलहाल इसके मेंबर्स हैं। 92 जो कंट्रीज इसके मेंबर और रेटिफाई नहीं किया है, इन कंट्रीज ने इसको रेटिफाई भी कर दिया है। धीरे धीरे करके जो रिमेनिंग कंट्रीज हैं वो भी इसको रेटिफाई कर देंगे। इंडिया में अगर हम देखते हैं तो टाइगर, एशियाटिक लायन और लेपर्ड हमें जनरली दिखाई देता है। रशिया में साइबेरियन टाइगर, एमूर लेपर्ड दिखता है। साउथ अफ्रीका में लायन, बोट्सवाना, नामीबिया में चीता, नेपाल, भूटान, म्यांमार में टाइगर, केन्या, तंजानिया में लायन और चीता। और अगर हम की स्पीशीज की बात करेंगे तो टाइगर जो है वो इन कंट्रीज में मिलता है, लायन इन कंट्रीज में मिलता है, लिपर्ड अफ्रीका, इंडिया, रशिया में मिलता है, चीता अफ्रीका, मिडल ईस्ट, और धीरे धीरे करके अगर हम देख रहे हैं तो अभी हमने कुछ साल पहले इंडिया में भी इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो 1952 के आसपास हमारे इंडिया के अंदर से चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए और बाहर से चीता को इंट्रोड्यूस कराया, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज से इंडिया के अंदर में, स्पेशली मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स के अंदर में इसको इंट्रोड्यूस कराया है अंडर द टाइगर री इंट्रोडक्शन एंड चीता री इंट्रोडक्शन प्लान। बात करें टाइगर रिजर्व्स की तो आज तक अभी तक 55 टाइगर रिजर्व्स हैं टोटल इंडिया के अंदर में। आप देख पा रहे हैं कि ज्यादातर टाइगर रिजर्व यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में है, कुछ हमें वेस्टर्न घाट्स में दिखाई देते हैं, कुछ हमें केरला की साइड में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कुछ हमारे यहाँ पे है नॉर्दर्न साइड में कंपैरेटिवली कम है, यूपी, बिहार में और जम्मू कश्मीर में यहाँ पे हमें कम टाइगर रिजर्व्स दिखाई देते हैं। बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, तो गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइम पे अपने अपने प्रोग्राम्स लेकर आई है, स्टेट वाइज प्रोग्राम्स लेकर आई है। उसमें से एक प्रोग्राम है एम स्ट्राइप, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन इन इकोलॉजिकल स्टेटस, जिसके अंदर में जीपीएस सिस्टम, जीपीआईएस, जीपीआरएस, आईटी टेक्नोलॉजी को यूज करके उनकी प्रॉपर लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। अगर वो किसी गलत इलाके में पहुंच जाते तो उनको वापस भी लाया जाता है। प्रॉपर इनकी मॉनिटरिंग हो रही है, पोचिंग से इनको बचाया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ के जो हमारे जितने भी एनिमल्स हैं इनडायरेक्टली वो भी इससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। यानी अगर हम कैट को प्रोटेक्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली एक प्रीडेटर को बचाने से हमारे दूसरे प्रीडेटर्स और दूसरे प्रे जो है वो भी बच जाते हैं। दूसरा प्रोग्राम की अगर हम बात करें, चीता को 1952 में एक्सटिंक्ट एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया के अंदर में, लेकिन 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एम्बिशियस प्रोग्राम चलाया जिसमें अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस किया गया कूनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश। बात करते हैं बिग कैट्स की। जो बिग कैट है वो फैमिली किसको बिलोंग करती है, फेलिडे फैमिली को बिलोंग करती है, और इसका जो जीनस है दैट इज पैंथेरा। इस पैंथेरा से रिलेटेड टाइगर होता है, लायन, जैगुआर, लिपर्ड और स्नो लिपर्ड। पहले जैगुआर को इसमें लिया नहीं जा रहा था। ये जनरली मेनली ये जो रोर करते हैं और इस तरीके से वोकलाइजेशन होता है इनका, और इसके अंदर में जो लाउडेस्ट रोर करता है वो सबसे ज्यादा जो एक तरीके से दहाड़ता है वो है लायन। इनके बेसिस पे भी हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे चीता से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, ये कौन से पार्क में इंट्रोड्यूस किया गया, या उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर में, लेपर्ड के ऊपर में क्वेश्चन आ चुके हैं कि किसके ऊपर डॉट होता है, किसके ऊपर डॉट नहीं होता है। तो इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी आपको इसके अंदर में देखने पड़ेंगे। स्नो लेपर्ड को एक टाइम था जब इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, धीरे धीरे करके, क्योंकि ये ओंसिया कैटेगरी में बिलोंग करता है, बाद में इसको पैंथेरा के अंदर में क्लासिफाई किया गया। कैट की दो अलग कैटेगरी भी होती है, एक है प्यूमा कॉन्कल और चीता जो एसी नॉन्स जूबाटेक्स,
जो इस तरह के जो कैटेगरीज हैं इनको भी इन दो बिग कैटेगरी में इसमें लिया गया है। और जो बंगाल टाइगर है वो भी इसके अंदर में इंक्लूडेड है, एशियाटिक लायन, लेपर्ड, एशियाटिक जो चीता है एज वेल एज स्नो लिपर्ड, इन सबको लिया गया है। जैसा मैंने बताया आपको कि ये कीस्टोन स्पीशीज की तरह काम करता है। ऐसी स्पीशीज जो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके चलती है उसको बोला जाता है कीस्टोन स्पीशीज। और ये एक तरीके से इंडिकेटर स्पीशीज में ये बताता है कि फॉरेस्ट की हेल्थ कैसी है। अगर किसी जंगल में इस तरह के एनिमल ज्यादा दिखाई देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहां की जो लाइफ है, वहां का जो इकोसिस्टम है वो एक तरीके से सस्टेनेबल है और हेल्दी है। बट इलीगल पोचिंग की वजह से, हैबिटेट लॉस की वजह से और वाइल्ड लाइफ ट्रेड की वजह से इनकी पॉपुलेशन कम होती दिख रही है। बात करें अदर इनिशिएटिव्स की तो वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है 10 अगस्त को टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ दिस। पास्ट में 80% तक हमारी इसकी पॉपुलेशन 100 साल में खत्म हो चुकी है, कम हो चुकी है, यानी अब सिर्फ 20% ही पॉपुलेशन लायन की बची है। लायन की अगर हम मेन हैबिटेट की बात करें तो ये एक तरीके से सासन जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, वहां पे सबसे ज्यादा लायन हमें देखने को मिलते हैं। 2020 के डेटा के अकॉर्डिंगली हमारे इंडिया में 674 लायन हुआ करते थे, जो आज के टाइम पे सिर्फ 523 हैं। 2015 के अगर हम डेटा में अगर हम देख रहे हैं तो यहां से हमें इंप्रूवमेंट भी दिखाई दे रही है और धीरे धीरे और भी इंप्रूवमेंट इसमें होगी फ्यूचर में अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं तो। लायन को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अफ्रीकन लायन और एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन जो है वो इंडिया और आसपास की कंट्री में मिलते हैं और अफ्रीकन आप जानते हैं कि ये अफ्रीका में मिलते हैं। अगर स्टेटस की अगर हम बात करें तो IUCN ने इसको वल्नरेबल कैटेगरी में दिया है। साइट्स ने जो कंजर्वेशन ऑफ जो कन्वेंशन हुआ था इंटरनेशनल ट्रेड ऑन वाइल्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, उसके अंदर में अपेंडिक्स 1 है, यानी सबसे 1 टॉप लेवल की जो क्राइटेरिया होता है अपेंडिक्स 1, जिसके अंदर में टॉप लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है और ट्रेड इसमें अलाउड नहीं होता, उस कैटेगरी में इसको रखा गया है। हमारे WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 का एनिमल है एशियाटिक लायन। और एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स भी इस तरह से लेकर आई थी 2018 से 2021 तक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि वो अपने जो हमारे रिजर्व्स हैं नेशनल पार्क से उसको वो ठीक से चला सके। ऐसे ही प्रोजेक्ट चीता को लाया गया 2022 में और 1952 में सबसे पहले इसके बारे में जानकारी मिली थी कि ये खत्म हो रहे हैं और उसके बाद में 2022 में गवर्नमेंट एक्टिव होकर नामीबिया से, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से कूनो नेशनल पार्क में चीता को लेकर आए। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डेजर्ट जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर में और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो इसके डेटा को मेंटेन करती है। फेज 2 फिर स्टार्ट किया गया जहां पे केन्या से, जो अगेन जो एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां से इसको इंट्रोड्यूस किया गया और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में और कूनो नेशनल पार्क में चीता को इंट्रोड्यूस किया गया। आज 15-16 चीता इंडिया के अंदर में एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी इनके साथ प्रॉब्लम भी होती है जो आप देख पाएंगे यहाँ पे, जो एनवायरमेंटल चेंजेस जो इनको देखने को मिल रहे हैं। बट ओवरऑल अगर हम गवर्नमेंट एफर्ट की बात करें तो अपने मैक्सिमम एफर्ट पे काम कर रही है। बात करें स्नो लेपर्ड की, प्रोजेक्ट लेपर्ड की, तो प्रोजेक्ट लेपर्ड 8000 से अभी 12,852 हो चुके हैं पिछले 10 साल में। ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में और उसके बाद महाराष्ट्र में 1690। यहां पे अगर हम सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा टोटल एरिया में मिलाने के बाद 8000 यानी 8071। वेस्टर्न घाट्स में 3387 लिपर्ड्स, शिवालिक और गैंगेटिक प्लेन्स में 1253 लिपर्ड्स और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में 141 लिपर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को यूपीएससी पास्ट में बहुत बार पूछता रहा है और आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आने की आशंका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर आती रहती है और हमारे करंट अफेयर में ये कवर किए जाएंगे सारे प्रोग्राम्स। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।